सल्तनत उस्मानिया में हरम के तसव्वुर के बारे में अब का नज़रिया बदल सकता है। सल्तनत उस्मानिया के हरम की बदौलत तारीख़ की चंद ताकतवर तरीन ख़वातीन दुनिया के सामने आई थीं। यूनिवर्सिटी के तारीख़ के प्रोफेसर एलन मिखाइल ने BBC को बताया कि उस्मानी तारीख़ के 600 से ज़ायद बरसों में तकरीबन तमाम सुल्तानों की माएँ तकनीकी एतबार से ग़ुलाम थीं और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक में सियासी ताकत के खेल में ख़वातीन का असर और रसूख़ काबिल ज़िक्र था। इबरू बोयार ने अपनी किताब उस्मानी ख़वातीन इन पब्लिक स्पेस में लिखा कि उनमें से बहुत सी ख़वातीन इस कोशिश में कामयाब हुई कि वो हरम में अपना वजूद न खो बैठे या सुल्तानों के लिए महज जिनसी अशिया बच्चे पैदा करने वाली औरतें ही न बन कर रह जाएं। वो मुख्तलिफ़ सतहों और मुख्तलिफ़ किरदारों में नज़र आने वाली सियासी किरदार थीं। सुल्तान से क़ुर्बत ने शाही हरम में ग़ुलाम बनकर आने वाली कुछ ख़वातीन के लिए समाजी तरक्की के मौक़े खोल दिए। अगरचे सल्तनत उस्मानिया के कुछ शहज़ादों और सुल्तानों ने महब्बत की शादियाँ कीं, जबकि बहुत से ताल्लुक़ सियासी और स्ट्रेटेजिक वजूहात की बना पर कायम हुए। मिसाल के तौर पर उस्मानी हुक्मरान सियासी इत्तेहाद कायम करने से मजबूत करने के लिए ख़ित्ते के दीगर रहनुमाओं की बेटियों से भी शादियाँ करते थे। इस नुक्ते की निशानदेही इबरू बोयार ने की है, जो तुर्की में मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शोबा बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर हैं। मगर फिर वक्त के साथ एक नुमाया रुझान अलिफ़ाबेर कर सामने आया। मिखाइल कहते हैं कि सुल्तान की तरजीह होती थी कि उनके बच्चे यानी शहजादे और मुस्तक़बिल के सुल्तान उनकी बीवियों के बजाय उनकी लौंडियों के बतन से पैदा हों, यानी औलाद पैदा करने के लिए उन्होंने हरम में से ही किसी एक औरत का इंतखाब किया। बोयार कहते हैं कि इस तरह वो आज़ाद ख़वातीन जो एक मखसूस ख़ानदान अशराफिया से ताल्लुक़ रखती थी एक तरफ रह गई। सुल्तानों ने अपने वारिस की माँ के तौर पर ऐसी ख़वातीन का इंतखाब करना शुरू किया जिनका कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था। बोयार कहते हैं कि इस दौर में अगर एक बेटा बीवी से हुआ और दूसरा लौंडी से, तो दोनों को तख्त पर बैठने का यकसा हक था। उनके मुताबिक हुक्मरानों ने इस फिक्र के बगैर लौंडियों से औलाद पैदा की कि उन्हें उनसे शादी करनी है। बहुत से उम्मीदवार 1877 में सल्तनत उस्मानिया के हरम में ख़वातीन का तस्वीरी खाका उस्मानी फतूहात के नतीजे में बहुत सी ख़वातीन को ज़बरदस्ती शाही दारुल हुकूमत ले जाया गया। मिखाइल वजाहत करते हैं कि अगर हम सल्तनत के क्लासिकी दौर की बात करें तो उनमें से बहुत सी ख़वातीन जनूबी और मशरक़ी यूरोप से आई थी, यानी मौजूदा रोमानिया और यूक्रेन, नीज़ जनूबी रूस, बहरा असवद के इलाके और कफ़काज़ से। जब वो एक बार हरम में आ जाती तो वो सुल्तान की मलकियत बन जाती, जिनके साथ इसे जिनसी ताल्लुक़ कायम करने का हक़ हासिल था। बोयार का कहना है कि लेकिन जिस चीज़ ने एक आम लौंडी को ताकतवर बना दिया वो बच्चा पैदा करना था, ख़ास तौर पर अगर वो लड़का होता। एक ऐसे वक्त में जब बहुत से बच्चे सेहत के मसाइल की वजह से कम उम्री में ही वफ़ात पा जाते थे, ज़्यादा मर्द वारिस पैदा करना अहम और ज़रूरी समझा जाता था। मिखाइल कहते हैं कि एक और वजह यह भी थी कि एक ख़ास उम्र के बाद शहज़ादे को मैदान जंग में जाना होता, जहाँ उसकी हलाकत का इम्कान मौजूद होता। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद मौरूसियत थी और अगर मर्द वारिस न होते तो ये ख़त्म हो जाती। इसलिए ज़रूरी था कि मर्द बच्चों की ज़्यादा तादाद मौजूद होती, ताकि अगर किसी एक को कुछ हो भी जाए तो दूसरा बच्चा इक़्तिदार करने के लिए मौजूद हो। हरम से इक़्तिदार तक के हरम में ख़वातीन मुख्तलिफ़ काम अंजाम देती थीं, जैसे रक़्स, मौसीकी बजाना, जगह की देखभाल का ख्याल रखना। प्रोफेसर मिखाइल कहते हैं कि हरम में माँ और बेटा एक टीम की तरह होते थे। सुल्तान का जानिशीन बनने की दौड़ में माएँ अहम इसलिए होती थीं कि वो अपने बच्चों को इस रुतबे तक पहुँचने में मदद फराहम कर सकती थी। कौन सा बेटा अपने बाप की तरफ से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा, किसको बेहतरीन तालीम मिलेगी, कौन सा बेटा बड़ा होकर सल्तनत में अहम मकाम हासिल करेगा। इस तरह न सिर्फ वर्सा के दरमियान बल्कि उनकी माओं के दरमियान भी एक किस्म के मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो गई थी। जब ये बच्चे बड़े होते 10 और 15 साल की उम्र के दरमियान, तो उन्हें ख़ुद को जानशीनी का अहल साबित करने का मौका मिलता और उन्हें होने मुख्तलिफ़ ओहदे काम सौंपे जाते। मिसाल के तौर पर किसी एक छोटे से शहर पर हुकूमत। ये बच्चे अपने माओं के हमरा जाते थे, जबकि उनके साथ मुशीरों का एक दस्ता भी मौजूद होता। मिखाइल का कहना है कि हम जानते हैं कि 11, 12, 13 साल का बच्चा जिसे किसी शहर का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है, ऐसी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं होगा।
इस तरह ये वाज़ेह है कि उन छोटे शहरों के इंतज़ाम में माएँ बहुत अहम किरदार अदा करती थीं, अगरचे सरकारी तौर पर शहज़ादा शहर का गवर्नर होता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी और तारीख़ दान उसे दस्तावेज़ात, अदालती रिकॉर्ड और इस दौर में लिखे गए खतूत से जानते हैं कि दरहकीकत उनकी माँ शहर का इंतज़ाम संभालती थी। लेकिन सबसे बड़ा इनाम सल्तनत के दारुल हुकूमत में था। यकीनन अगर आपका बेटा सुल्तान बन जाता है तो ख़ानदान में आपका मकाम बदल जाता है। अब शाही माँ हैं, अब ख़ानदान के अंदर एक आला शख्सियत बन जाती है। ये एक बहुत ताकतवर ओहदा होता और उस्मानी तारीख़ के मुख्तलिफ़ औक़ात में ऐसी माओं ने महल में बहुत ज़्यादा ताकत हासिल की। उस्मानी तारीख़ के 600 साल से ज़्यादा में तकरीबन तमाम सुल्तानों की माएँ तकनीकी तौर पर ग़ुलाम थीं, जिनकी इब्तिदा आम तौर पर सल्तनत उस्मानिया में नहीं हुई थी और गालिबन वो किसी ईसाई ख़ानदान में पैदा हुई और फिर हरम में दाखिल होने पर इस्लाम कबूल कर लिया। महल में रोकसुलाना ने सुलेमान की महब्बत जीती और सल्तनत उस्मानिया की ताकतवर तरीन ख़वातीन में से एक बन गई। इस्तांबुल में सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात में से एक तोपकुप्पी महल है, जो तकरीबन 1478 से 1856 तक उस्मानी शाही दरबार का इंतज़ामी मरकज़ और रहाइशगाह था। जब आप महल में दाखिल होते हैं तो आप देखते हैं कि हरम उस्मानी सल्तनत के सरकारी दफातर के बिल्कुल साथ है। इस तरह ये ख़वातीन ताकत के मरकज़ में मौजूद थी। सुल्तान, इनके मुशीर और सीनियर वज़रा के भी बहुत करीब, जो सल्तनत का ऐसे अहम सियासी ओहदे थे जो आज के वज़ीर आज़म के बराबर हैं। मिखाइल कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हुकूमती कार्रवाई को करीब से देखकर ही वो खुद भी इसमें मुलव्वस हुई होंगी। इस तरह एक ऐसा मंजरनामा वजूद में आया जिसे मिखाइल सबसे बेहतर की बकात का नाम देते हैं। वो माँ जो तेज़ी से सीखने के काबिल थी और जो कुछ वो अपने बेटे तक मुंतकिल करने में कामयाब हुई, वो दुनियावी एतबार से मुफीद साबित होता। इसके बाद हरम मुस्तकबिल के सुल्तानों की तरबियत के लिए एक जगह बन गया, जैसा कि एक मुहक्किक ने 1470 से 1520 तक राज करने वाले सुल्तान सलीम अव्वल की सवाने हयात गार्ड्स शेडो में बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि तमाम तर आसाइशों से मुज़य्यन हरम, जिसे अफसानवी हैसियत दी जाती है, किसी आम मुसलमान घराने की निस्बत एक स्कूल जैसा था। दरहकीकत वो कहते हैं सुल्तान बायज़ीद दुआम के बाद 3 मजबूत तरीन उम्मीदवार लौंडियों के बेटे थे और सब ने हरम में एक ही किस्म की तालीम हासिल की, ज़बानें, फ़लसफ़ा, मज़हब, अस्करी फ़नून। इनमें से सलीम अव्वल गालिब रहे, जिनके दौर में सल्तनत की तौसी हुई। जिदोजहद हरम में मुख्तलिफ़ नस्लों, सकाफ़तों और उम्रों की ख़वातीन मौजूद होती थीं। जानशीनी की दौर में अक्सर सौतेले भाई हरीफ बन जाते थे, कुछ एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाते। ये मुमकिन है कि उनके दरमियान बहुत गहरे रिश्ते ना हों, क्योंकि अगरचे उनके वालिद एक थे, लेकिन वो हमेशा हरीफ रहेंगे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के तौर पर हरम में उन्हें तरबियत दी गई थी कि वो ख़ुद को तख्त के दावेदार के तौर पर देखें। बरसों बाद नौमरों के तौर पर उन्हें मुख्तलिफ़ शहरों में भेज दिया गया, जिससे उनके कभी करीबी ताल्लुकात कायम करने के इम्कानात को मज़ीद कम कर दिया गया। एक बार जब एक बेटे ने तख्त हासिल कर लिया तो ये आम बात थी, ख़ास तौर पर सल्तनत के इब्तिदाई अदवार में, कि वो अपने हरीफों को ख़त्म कर देता। मिसाल के तौर पर सलीम अव्वल ने तख्त संभालने के फ़ौरन बाद अपने 2 सौतेले भाइयों को कत्ल कर दिया। प्रोफेसर मिखाइल अपनी किताब में बताते हैं कि अमूमन बड़े बेटे को तख्त विरासत में मिलता था, मगर तकनीकी तौर पर कोई भी मर्द वारिस इसका हकदार था। लिहाजा ज़्यादातर जानशीनों में खूनरेज़ी हुआ करती थी। सबसे पसंदीदा प्रोफेसर बोयार का कहना है कि सच ये है कि जो लौंडियाँ सुल्तान की पसंदीदा बनती थीं, वो एक अपने पेशरों से ज़्यादा सियासी ताकत रखती थीं। सुल्तान के दिल में दाखिल होकर वो सियासी इक़्तिदार में दाखिल हो गईं, और उसकी एक मिसाल यूक्राइनी नजात ग़ुलाम रोकसेलिना है, जिसने सुल्तान सुलेमान की महब्बत जीती और तारीख़ में एक अजीम मलिका के तौर पर गर्दानी गई। अगवा होकर ग़ुलामी में बेचे जाने के बाद वो 9 उम्री में सुलेमान के हरम में आए और फिर पहले सुल्तान की पसंदीदा बने, फिर इसकी बीवी और फिर उनके कई बच्चों की माँ। लेकिन सुलेमान, जिसने 1520 और 1566 के दरमियान हुकूमत की, का पहले ही एक और औरत से एक बेटा मुस्तफ़ा था, और मुस्तफ़ा जानशीनी के लिए मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन रोकसेलिना, जो खुद भी काफ़ी ताकतवर बन चुकी थी,
चाहती थी कि अगला सुल्तान उनका बेटा बने और इसीलिए उन्होंने सुल्तान सुलेमान को कायल किया कि मुस्तफ़ा उनका तख्ता उलटने की साजिश कर रहा है। सुल्तान ने अपने बेटे को गद्दारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया और यूसीलिम दुआम, जो रूक सेलिना का बेटा था, ने तख्त संभाल लिया। गुलाम बोयार का कहना है कि 16वीं सदी के वस्त से लेकर तकरीबन 17वीं सदी के वस्त तक महल में ऐसी ख़वातीन नुमायाँ थीं जिनकी हरम में ज़िंदगी की शुरुआत तो बतौर ग़ुलाम हुई, लेकिन फिर वो सियासी एतबार से ताकतवर बने। ताहम वो वाज़े करते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में ग़ुलाम का तसव्वुर काफ़ी मुख्तलिफ था। मिखाइल कहते हैं कि जब हम ग़ुलाम का लफ्ज़ सुनते हैं तो हम ट्रांस एटलांटिक ग़ुलामों की तिजारत के बारे में सोचते हैं जो अफ्रीका से अमेरिका तक ले जाए गए। वो बताते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में ग़ुलामी मौरूसी नहीं होती थी और ग़ुलाम आज़ाद हो सकता था। ताहम वो कहते हैं कि यकीनन ये ख़वातीन आज़ाद नहीं थीं। उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें सुल्तान के लिए जिनसी तौर पर दस्तयाब होना था, लेकिन उनके बच्चे आज़ाद पैदा हो सकते थे। अपनी किताब में मिखाइल ने बताया है कि सलीम अव्वल की वालिदा गुलबहार खातून के वालिद ने उस्मानी फ़ौज में शामिल होने के लिए इस्लाम कबूल किया, लेकिन साथ ही अपनी बेटी को एक लौंडी के तौर पर सुल्तान को देकर एक बड़ा समाजी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। गुलबहार ये जानती थीं कि वो अपने आबाई शहर की निस्बत महल में ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजारेंगी और ये कि उनको एक सुल्तान की माँ बनने का मौका भी मिलेगा और इस वजह से वो सल्तनत की सबसे अहम खातून होंगी, दुनिया की ताकतवर तरीन ख़वातीन में से एक। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने हुकूमत में अपना असर और रसूख फैलाया, जो कि उस्मानी शाही माओ की पहचान है।